Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। ठीक है, आज का हम सेशन लेकर आए हैं यानी क्लास 12th का केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 12 का केमिस्ट्री, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। अगर इसको समझाने के बाद अगर आप लोग को ज़्यादा समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो का क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आप जो पढ़ाए हैं बहुत बेहतरीन है और हमें अच्छा लगा है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, और आप लोग के साथ हमेशा हम बने रहेंगे और आप लोग भी हमारे साथ बने हुए रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा आवाज़ कुछ भरा मतलब क्या हो, भारी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा है, क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री का, क्लास 12 केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जो होता है हर बच्चे को जानना ज़रूरी है और मेरे हर प्यारे दोस्तों को, फ्रेंड को भी ये भी जानकारी हो जाना चाहिए कि केमिस्ट्री जो है कि हम लोग 10th तक जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही बुक में सारे रहता है। लेकिन जब हम इंटर में जाते हैं यानी 10th+2 में जाते हैं तो उस वहाँ पर हमारा केमिस्ट्री क्या हो जाता है, 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। यानी हमारा केमिस्ट्री कितने भागों में डिवाइड होता है? तो केमिस्ट्री हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकंड इनऑर्गेनिक और थर्ड जो होता है वो हमारा होता है फिजिकल। यानी 3 भागों में हम लोग को क्या करना होता है, पढ़ना होता है, और तीनों का जानकारी होना चाहिए, अलग अलग करके हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, हम इसमें से पहला अपना उठाए हैं। कौन सा उठाए हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा सेशन जो है पहला क्लास है और पहला क्लास हम ऑर्गेनिक लेकर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा और आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। एक बार अगर समझ जाइएगा तो फिर लाइफ में कभी भी आप लोग को परेशानी नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलो देखते हैं, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बन रसायन शास्त्र। क्या होता है? कार्बनिक रसायन शास्त्र। ठीक है, कार्बनिक रसायन शास्त्र होता है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन शास्त्र को। ठीक है, तो इसका हम डिफिनीशन लिख चुके हैं। डिफिनीशन क्या किए हैं? लिख चुके हैं। लिखे हैं रसायन शास्त्र का वह शाखा, रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, सबका डिफिनीशन होता है, उसी तरह ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी डिफिनीशन होता है, परिभाषा होता है। तो सबसे पहले परिभाषा समझते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। बोले रसायन शास्त्र का वह शाखा, यानी रसायन शास्त्र 3 प्रकार के होता है। रसायन शास्त्र कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। तो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना रहता है? कार्बन, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा इसको भी हम लोग जान ले कि केमिस्ट्री जो हो, इनके पिता कौन है? केमिस्ट्री यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का पिता कौन होते हैं? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का पिता एंटोनी लेवजियर होता है। कौन होता है? एंटोनी लेवजियर होता है। एंटोनी लेवजियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एंटोनी लेवजियर होता है। ओके, तो ये तो फादर हो गया केमिस्ट्री का। अब चलते हैं कि हम यहाँ पे अब लिखे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जान गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या हाइड्रोकार्बन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोग को क्या करना है, और उसको व्युत्पन्न का पढ़ा जाता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा जाता है। पूरा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी के अंतर्गत आ जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा इसमें पहला हमारा है नोमेनक्लेचर। क्या लिखा हुआ है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। क्या होता है? नामकरण। तो सबसे पहले कि हम नोमेनक्लेचर, नामकरण क्या होता है, तो नामकरण लिखने के लिए हम लिखते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम यानी IUPAC सिस्टम
कहने का मतलब कि IUPAC सिस्टम यानी पद्धति के आधार पर IUPAC पद्धति के आधार पर, ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? IUPAC सिस्टम के आधार पर, चाहे सिस्टम के अनुसार, क्या हो जाए, लिख दो, के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग में बांटा गया तो तीनों कौन कौन होता है? पहला होता है हमारा रूट वर्ड। क्या होता है? पहला होता है वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट। दूसरा होता है प्रोफिक्स। क्या होता है? प्रोफिक्स। और तीसरा होता है सॉफिक्स। यानी बोल रहा है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण करने के लिए IUPAC सिस्टम के आधार पर अगर करते हैं तो इसके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? यानी कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। और फर्स्ट इज वर्ड रूट, सेकेंड इज प्रोफिक्स और थर्ड इज सॉफिक्स। थोड़ा सा हम जान लेंगे पहले रूट वर्ड, वर्ड रूट, प्रोफिक्स और सॉफिक्स क्या होता है। अगर हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे तो वहाँ पे भी बताया गया होगा कि जब भी हमको अगर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो रूट वर्ड से पढ़ाई करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो वर्ड पावर होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एक ही वर्ड में हम हज़ारों सफिक्स प्रोफिक्स जोड़ते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंग्लिश इंप्रूवमेंट होता जाता है, जिससे हमको लिखने में यानी राइटिंग में, स्पीकिंग में क्या होता है, बहुत सारा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें थोड़ा सा हम रूट, प्रोफिक्स और सफिक्स जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा वर्ड रूट होता है ना, क्या होता है, जो हमारा वर्ड रूट होता है, सिर्फ इसमें अगर वर्ड रूट जो होता है उसके बाद में अगर इधर हम ऐड करते हैं तो इधर जो ऐड होता है वो होता है सॉफिक्स। ठीक है, इसके पहले जो ऐड होता है उसको बोलते हैं प्रोफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रोफिक्स। तो सबसे पहले हमको वर्ड रूट जान लेना है कि वर्ड रूट क्या होता है, और वर्ड रूट में हमको क्या करना है, प्रोफिक्स ऐड कर देंगे तो हमारा उसका नामकरण, जो हम नामकरण करेंगे वो अलग हो जाएगा, और सफिक्स जोड़ देंगे तो जब उसका हम नामकरण करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, मतलब उसका भी नाम कुछ अलग हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम लोग को नामकरण करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना समझाया हूँ वो अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना, आगे बढ़ते हैं किस पे, तो रूट वर्ड पे। किस पे बढ़ते हैं? रूट वर्ड। अब हमारा जो है वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट। अब वर्ड रूट होता क्या है, पहले इसको जानकारी ले लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। वर्ड रूट में बोल रहा है वह कार्बन परमाणुओं को श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बतलाता है। यानी जो कार्बन की परमाणु के श्रृंखला जो होगा, जो कार्बन के परमाणु का श्रृंखला होगा उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या को बताता है। मतलब जो श्रृंखला होगा ना, कोई भी श्रृंखला चलता हो तो उसमें ये बतलाएगा कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या कितनी है। नहीं समझ में आया हो तो देखिए आप लोग आगे कि किस तरह से ये समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है चेन लेंथ, यानी ये हो गया श्रृंखला। ठीक है, ये हो गया श्रृंखला। तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। अब उम्मीद करता हूं कि इससे तो समझ में आ गया होगा कि C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 आखिर ये होता क्या है। तो ये लिखा गया है चेन लेंथ, यानी ये श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला है। अब इसके बाद इसका वर्ड रूट बोलना है, यानी C1 को क्या बोला जाता है। C1 को, C वर्ड का नाम क्या है रूट वर्ड में, वर्ड रूट में। ठीक है, तो देखते हैं C1 को क्या बोला जाता है। C1 को मिथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिथ। C2 को क्या बोला जाता है? ईथ। C3 को क्या बोला जाता है? प्रोप। C4 को क्या बोला जाता है? ब्यूट।
हाँ ब्यूट। C5 को क्या बोला जाता है? पेंट। C6 को क्या बोला जाता है? हेक्स। C7 को क्या बोला जाता है? हेप्ट। और C8 को क्या बोला जाता है? ऑक्ट। C9 को क्या बोला जाता है? नॉन। C10 को क्या बोला जाता है? डेक। बस अब अभी कभी भी आ जाए कि क्या बोला जाता है? चेन लेंथ बताना है, कार्बन का चेन लेंथ बताना है। तो चेन लेंथ में क्या होता है? C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। अब C1 का वर्ड रूट क्या होता है? तो मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इतना अगर याद रहता है ना तो फिर हमको नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीज़ हम चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोग को एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करते हैं, जरा सा उसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पे CH4। अब बोलेंगे ये किसका अणु सूत्र है? तो सबसे पहले देखो ये एक चेन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक श्रृंखला बना हुआ है। और इस श्रृंखला में पूछा जाए कि कार्बनों की संख्या कितनी है, देखो तो कार्बन की संख्या को बतलाता है। श्रृंखला बन गया, इसमें कार्बन की संख्या पूछ रहा है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? यानी कार्बन की संख्या 1 है, क्योंकि उस पर 2 3 नहीं दिया हुआ है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 1 है, यानी 1 है। तो कार्बन की संख्या जब 1 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक के। अब देखो कार्बन की संख्या 1 है तो 1 के लिए क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। 1 के लिए क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? METH, मिथ। METH, मिथ। लेकिन जरा सा अभी एक चीज की और प्रॉब्लम आ गई कि इसको तो बोलोगे कि सर यहाँ तो मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट हो गया है, लेकिन मिथ तो लिखा दिया गया है। तो क्या ये मिथ का परिभाषा है? मतलब ये मिथ का अणु सूत्र है? नहीं भाई, नहीं मेरे दोस्त, ये मिथ का परिभाषा नहीं है, ठीक है। ये मीथेन का अणु सूत्र है। किसका अणु सूत्र है? मीथेन का अणु सूत्र है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मीथेन है या इथेन है या मीथेन है या मिथीन है या मिथाइन है या मेथनॉल है? कैसे पता चलेगा? तो इस सब के लिए थोड़ा सा 2-3 फार्मूला होता है जिसको तो मतलब जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अभी बता देते हैं समझाने के लिए, इसको लिखे हैं तो इसको पहले हम समझा दें कि क्या होता है। अब चलो यहाँ पे CH4 है यानी मिथ है। अब चलो सबसे पहले हम इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र क्या होता है? C कय गो है, यानी कार्बन की संख्या कितनी है? तो कहोगे कि सर कार्बन की संख्या 1 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 1 है तो हमने 1 लिख दिया, एक को कार्बन बना दिया। अब पूछेंगे कि सर इसमें हम आप लोग से बोलते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट या मेरे फ्रेंड जो भी हो, आप लोग बताइए कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की, अब आप लोग बोलोगे कि सर इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो चारों को हम संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? तो देखो कुछ नहीं करना, यानी 1 2 3 4 चारों पे हाइड्रोजन बैठा दो। 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन। 4 गो हाइड्रोजन बन गया? हाँ बन गया, एकदम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे होता क्या है कि ये जो हमारा संरचना, इसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। यानी अब देखो इसे जो हमारा हाइड्रोजन ऐड हुआ है वो किससे जुड़ा है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड? यानी सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किस बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। तो जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा जाता है ना तो इसमें सफिक्स एन लगता है, ANE, यानी सफिक्स ये लगता है। मतलब ये किसकी परिभाषा है? ये किसकी अणु सूत्र है? ये मीथेन का है। और ये किसकी संरचना सूत्र है? तो ये भी किसकी है? तो मीथेन का ही अणु सूत्र है, यानी संरचना सूत्र है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ हम लोग को सीखना है कि क्या क्या हम लोग को बनना है, कैसे बनाना है, कैसे ये हम अभी तो ये सिर्फ नोमेनक्लेचर के ये सब मतलब क्या बोल रहा था थ्योरी चल रहा है। ये थ्योरी समझ में आ जाएगा ना तो अपने आप हम नाम नोमेनक्लेचर करना सीख जाएंगे, नाम देना सीख जाएंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको नाम रखा जाता है ना। तो उसी तरह जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं
तो इसमें बहुत सारे नाम मिलेगा जिसको हम लोग को क्या करना है, नाम रखना सीखना है, बस और कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर अच्छे से इसको देखोगे समझोगे तो बहुत मस्त और बेहतरीन ढंग से समझ में भी आएगा।